हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो क्लास 12th की बायोलॉजी है उसका फर्स्ट रिवीजन करेंगे। इसके कुछ पार्ट की वीडियो हम कल बना के सेंड किए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल में जाके विजिट कर सकते हैं। ये सब हम कल इसको रीड किए हैं। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। हम जानते हैं कि प्रतिदिन नगर एवं शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मल मूत्र है। नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल सीवेज भी कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अधिकांशतः रोगजनकी होते हैं। आपको आश्चर्य होता होगा कि वाहित मल की बड़ी मात्रा अथवा शहरी व्यर्थ जल का रोजाना निपटान कैसे होता होगा। इसे प्राकृतिक जल स्रोतों से जैसे नदी झरने में सीधे विसर्जित नहीं किया जा सकता। अतः विसर्जन से पूर्व वाहित मल का उपचार वाहित मल संयंत्र में किया जाता है ताकि वह प्रदूषण मुक्त हो जाए। व्यर्थ जल का उपचार परपोषित सूक्ष्म जीव से किया जाता है जो वाहित मल में प्राकृतिक रूप से वास करते हैं। यह उपचार निम्नलिखित 2 चरणों में प्राथमिक उपचार। मूलभूत रूप से उपचार के इस पद में वाहित मल से बड़े छोटे कणों का निस्यंदन, फिल्ट्रेशन तथा अवसादन सेडिमेंटेशन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिए जाते हैं। इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद शीत बालुकास्म, ग्रिट मृदा तथा छोटे गुटकाओं पेवल को अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है। सभी ठोस जो प्राथमिक आपंक स्लज के नीचे बैठे कण वह और प्लावी सुपरनेटेंट बाह्य स्राव इन्फ्लुएंट का निर्माण करता है। बाह्य स्राव को प्राथमिक निस्यंदन सेटलिंग टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। अब क्या है द्वितीयक उपचार? द्वितीयक उपचार अथवा जीव विज्ञानी उपचार। प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायवीय टैंकों में से गुजारा जाता है जहां यह लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और वायु को इसमें पंप किया जाता है। इससे लाभदायक वायवीय सूक्ष्म जीवियों की प्रबल सशक्त वृद्धि उर्वरक कवकीय तंतुओं से जुड़ी जीवाणुओं की जाली जैसी संरचना का झुंड के रूप में होने लगती है। वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्म जीव बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के प्रमुख भागों की खपत करता है। यह बहिस्रावी के बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की खपत कर मल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक बीओडी घट न जाए। जल के एक नमूने में सूक्ष्म जीवियों द्वारा ऑक्सीजन के उद्ग्रहण की दर का मापन बीओडी परीक्षण से किया जाता है। अतः प्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन बीओडी है। जब व्यर्थ जल का बीओडी अधिक होगा तब इसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होगी। एक बार वाहित मल अथवा व्यर्थ जल का बीओडी पर्याप्त मात्रा में घट जाए तब बहिस्राव को निस्यंद सेटलिंग टैंक में भेजते हैं जहां जीवाणु झुंड फ्लास्क उसे अवसाद में परिवर्तित करते हैं। यह अवसाद सक्रिय आपंक कहलाता है। सक्रिय आपंक के छोटे से भाग को फिर से पीछे
वायवीय टैंक में पंप करते हैं। यह आपंक निवेश द्रव्य की तरह आपंक का बचा खुचा मुख्य भाग बड़े टैंक में पंप किया जाता है, जिसे अवायवीय आपंक संपचित्र एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। यहाँ जीवाणुओं की अन्य किस्में जो अवायवीय रूप से वृद्धि करती है, वे आपंक में उपस्थित जीवाणुओं तथा कवकों का पाचन के दौरान जीवाणु गैसों का मिश्रण जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। वे गैसें बायोगैस का निर्माण करती हैं। चूँकि यह ज्वलनशील होती हैं, इस कारण इनका प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। द्वितीयक उपचार प्लांट से बहिर्स्राव सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोत जैसे नदियों, झरनों में छोड़ दिया जाता है। समझ सकते हैं कि किस प्रकार सूक्ष्मजीवी प्रतिदिन विश्व भर में व्यर्थ जल के लाखों करोड़ों गैलन पानी के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसार के लगभग समस्त भागों में लगभग सदियों से के दिन तक कोई भी मनुष्य द्वारा तैयार की गई प्रौद्योगिकी वाहित मल के सूक्ष्मजीवी उपचार के सामने नहीं टिक पाई। आप जानते हैं कि बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण पहले की तुलना में वाहित मल की एक बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न हो जाती है। अतः वाहित मल की इतनी बड़ी मात्रा को उपचारित करने में इन्हें उपचार संयंत्रों की संख्या पर्याप्त नहीं बढ़ाई गई है। इसलिए उपचारित वाहित मल को सीधे ही नदियों में छोड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप प्रदूषण और जल जनित रोगों की संख्या बढ़ रही है। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान तथा यमुना एक्शन प्लान जैसी योजनाओं का सूत्रपात किया है। इन योजनाओं के तहत एक बड़ी संख्या में नए वाहित मल उपचार संयंत्रों को बनाने का प्रस्ताव है, ताकि केवल उपचारित वाहित मल को ही नदियों में छोड़ा जा सके। आप अपने आसपास स्थित ऐसे किसी भी वाहित मल के उपचार संयंत्र में जाएं, जो अत्यंत ही रोचक तथा शिक्षाप्रद अनुभव। बायोगैस एक प्रकार से गैसों, जिसमें मुख्यतः मीथेन शामिल है, का मिश्रण जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। आप पढ़ चुके हैं कि वृद्धि तथा उपापचयन के दौरान सूक्ष्मजीव विभिन्न किस्मों के गैसीय अंतिम उत्पाद उत्पन्न करते हैं। जो गैस उत्पन्न होती है वह इन सूक्ष्मजीवियों द्वारा खपत किए गए कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करती है। उपयुक्त उदाहरण जैसे गीले आटे का किण्वन, पनीर, चीज़ निर्माण तथा पेयों का उत्पादन में CO2 गैस ही मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। यद्यपि कुछ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोज पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं, वह CO2 तथा H2 के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करते हैं। सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को मीथेनोजन कहते हैं। इनमें सामान्य जीवाणु मेथेनोबैक्टीरियम है। ये बैक्टीरिया जीवाणु सामान्यतः अवायवीय गाढ़े कीचड़ में पाया जाता है, जिसका वर्णन वाहित मल उपचार में पहले किया गया है। यह जीवाणु पशुओं के रूमेन प्रथम आमाशय में भी पाए जाते हैं। रूमेन में सेल्यूलोज पदार्थ की एक बड़ी मात्रा उपलब्ध रहती है। रूमेन में यह जीवाणु सेल्यूलोज को तोड़ने में सहायक होते हैं और पशुओं के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आप समझते हैं कि अपने आहार में उपस्थित सेल्यूलोज को हम मानव में पचाने के योग्य हैं? इस प्रकार पशुओं के मल, डंग, उनमें जिसे सामान्यतः गोबर कहते हैं, यह जीवाणु प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं। गोबर में पादपों के सेल्यूलोज व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं। अतः
इनका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है, जिसे सामान्यतः गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस संयंत्र एक टैंक 10 से 15 फीट गहरा होता है, जिसमें अपशिष्ट संग्रहित एवं गोबर की कर्दम इस्त्री भरी जाती है। कर्दम को ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है। भरी जाती है। कर्दम के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है। सूक्ष्मजीवी सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है, जिससे ढक्कन ऊपर को उठता है। बायोगैस संयंत्र में एक निकास होता है, जो एक पाइप से जुड़ा रहता है। इसी पाइप की सहायता से आसपास के घरों में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। उपयोग की गई कर्दम दूसरे निकास द्वार से बाहर निकाल दी जाती है। इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। गोबर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मिलता है, जहां पशुओं को पाला जाता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन बायोगैस संयंत्र प्लांटों को अधिक बनाया जाता है। उत्पन्न बायोगैस का प्रयोग खाना बनाने तथा प्रकाश पैदा करने में किया जाता है। भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ है। यदि आपका विश्वविद्यालय किसी गांव अथवा गांव के आसपास स्थित है, तो इसका पता लगाकर बायोगैस संयंत्र प्लांट को देखने जाएं और जो लोग इसके प्रबंधन में जुड़े हैं उन लोगों से मिलें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैव पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। आधुनिक समाज में यह समस्याएं रसायनों, कीटनाशियों तथा पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता में नियंत्रित की जाती है। ये रसायन मनुष्य तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत ही विषैले तथा हानिकारक होते हैं। ये पर्यावरण, मृदा, भूमिगत जल को प्रदूषित करते तथा फलों, साग सब्जियों और फसलों पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। खरपतवार नाशियों का प्रयोग खरपतवार को हटाने में किया जाता है। यह भी हमारी मृदा को प्रदूषित करते हैं। पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण। कृषि में पीड़कों के नियंत्रण की यह विधि रसायनों के प्रयोग की तुलना में प्राकृतिक परभक्षण पर अधिक निर्भर करती है। ऑर्गेनिक फार्मर कृषक के अनुसार जैव विविधता भूदृश्य पर जितनी अधिक किस्में होंगी, वह उतनी ही अधिक स्थायित्व प्रदान करती हैं। अतः ऑर्गेनिक फार्मर कृषक एक तंत्र को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं, जिसमें कीट, इन्हें पीड़क भी कहते हैं, मिलित न हो। वे इसके बजाय उन्हें नियंत्रणीय स्तर पर एक जीवित तथा कंपायन पारिस्थितिक तंत्र के भीतर संतुलन तथा जांच के जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। अधिक परंपरागत फार्मिंग प्रैक्टिस के विपरीत बहुधा लाभप्रद तथा हानिप्रद बागवानी जीवों को रसायन प्रयोग द्वारा मार दिया। जैव नियंत्रण एक प्रकार का समग्रात्मक दृष्टिकोण है, जिससे करोड़ों जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं के जाल की व्याख्या का विकास होता है। खेत प्राणिजात फौना तथा पेड़ पौधों फ्लोरा का निर्माण करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मर कृषक में बहुधा एक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। उदाहरणार्थ, जीवों का उन्मूलन, जिन्हें बहुधा पीड़क कहा गया है, उनका उन्मूलन केवल असंभव हो नहीं बल्कि अवांछनीय भी है। इनके बिना लाभप्रद परभक्षी तथा परजीवी कीट जीवित नहीं रह पाएंगे, जो पीड़कों पर अपने पोषण अथवा भोजन के लिए आश्रित हैं। इस प्रकार जैव नियंत्रण विधि से विषाक्त रसायन तथा पीड़कनाशियों पर हमारी जो आश्रितता है, वह काफ़ी हद तक घट जाएगी। जीव विज्ञानी फार्मिंग के
उपगमन प्रस्ताव का महत्वपूर्ण भाग विभिन्न जीवन के रूपों में परिचित होता है। उदाहरणार्थ, खेतों के परभक्षी तथा पीड़कों द्वारा उनके जीवन चक्र, आहार ग्रहण करने की विधि, वास स्थल के रूप में पसंद किया है। यह सब मिलकर जैव नियंत्रण के उचित साधनों को विकसित करने में सहायक होते हैं। जाना पहचाना भृंग बीटल, जिन पर लाल तथा काली धारियां पाई जाती हैं, तथा व्याध पतंग ड्रैगन फ्लाई क्रमशः छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभप्रद है। परंतु जहाँ तक सूक्ष्मजीवी जैव नियंत्रण कारकों का प्रश्न है, वहाँ बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis बहुधा बीटी लिखा जाता है का प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। शुष्क बीजाणु स्पोर्स सुगंधीय थैली के रूप में उपलब्ध रहते हैं, जिन्हें पानी में मिला दिया जाता है और इस मिश्रण को दोषपूर्ण पादपों जैसे सरसों समूह ब्रैसिका, जिनकी पत्तियां कीट लार्वा द्वारा खा ली गई हैं, पर छिड़काव किया जाता है। लार्वा की पाचन नली में टॉक्सिन निकलता है और लार्वा की मृत्यु हो जाती है। जीवाणुवी रोग कैटरपिलर को मार देता है, परंतु अन्य कीटों को हानि नहीं पहुंचाता। लगभग पिछले दशक में आनुवंशिक अभियांत्रिकी की विधियों के विकास से वैज्ञानिक बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन जीन को पादपों में पहुंचा सके हैं। ऐसे पादप पीड़क द्वारा किए गए आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी हैं। बीटी कॉटन इसका एक उदाहरण है, जिसे हमारे देश के कुछ राज्यों में जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। ट्राइकोडर्मा प्रजाति एक मुक्त जीवित कवक है जो मूल पारिस्थितिक तंत्र में सामान्य रूप से पाया जाता है। यह बहुत से पादप रोगजनकों के प्रभावशील जैव नियंत्रण कारक हैं। उत्पादों आर्थ्रोपोडों पर हमला करते हैं। अधिकांशतः बैक्यूलोवायरेसिस जो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण कारकों की तरह किए जाते हैं, वे न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस जीन्स के अंतर्गत आते हैं। यह विषाणु प्रजाति विशेष संकरे स्पेक्ट्रम कीटनाशी उपचारों के लिए अति उत्तम माने गए हैं। ऐसा प्रदर्शित किया जा चुका है कि इनका पादपों, स्तनधारियों, मछलियों अथवा यहाँ तक कि लक्ष्यविहीन कीट पर किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। यह विशेषकर तभी वांछनीय है जब लाभप्रद कीटों का संरक्षण किया जाए, ताकि पीड़क प्रबंधन कार्यक्रम की सहायता हो सके, अथवा जब संपूर्ण पारिस्थितिक सुग्राही क्षेत्र का उपचार हो। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव आज के तौर तरीकों के साथ यदि जीवन को देखें तो पता चलता है कि पर्यावरण प्रदूषण चिंता का एक मुख्य कारण है। कृषि उत्पादों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए रसायन उर्वरकों का प्रयोग इस प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि हम समझने लगे हैं कि रसायन उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग से कई समस्याएं जुड़ी हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक खेती करने पर तथा जैव उर्वरकों के प्रयोग पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों के बारे में आपने अध्ययन किया होगा। इन ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम के सहजीवी संबंध द्वारा होता है। यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। पादप इसका प्रयोग पोषकों के रूप में करते हैं। अन्य जीवाणु उदाहरण एजोस्पाइरिलम
तथा एजोबैक्टर मृदा में मुक्तावस्था में रहते हैं। यह भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन अवयव बढ़ जाते हैं। पादपों के साथ सहजीवी संबंध माइकोराइजा स्थापित करते हैं। ग्लोमस जीनस के बहुत से सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं। इस संयोजन में कवकीय सहजीवी मृदा से फास्फोरस ऐसे संबंधों से युक्त पादप कई अन्य लाभ जैसे मूलवा तोड़, रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता, लवणता तथा सूखे के प्रति सहनशीलता तथा कुल वृद्धि तथा विकास प्रदर्शित करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस संयोजन से कवक क्या लाभ प्राप्त करते हैं? साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्मजीव है जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इनमें बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं, जैसे एनाबीना, नास्टाक, आसिलेटोरिया आदि। धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। नीलहरित शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं, जिससे उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। हाल ही में हमारे देश में जैव उर्वरकों की एक बड़ी संख्या बड़े पैमाने पर बाजार में उपलब्ध है। किसान अपने खेतों में लगातार इनका उपयोग कर रहे हैं। इससे मृदा पोषक की भरपाई तथा रसायन उर्वरकों पर आश्रितता भी कम हो रही है। तो चलिए, ये चैप्टर आज से कंप्लीट हुआ, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। एनसीईआरटी का फास्ट रिवीजन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिनका कंप्लीट है उनको एनसीईआरटी का फास्ट रिवीजन ठीक रहता है, लेकिन जिनका नहीं कंप्लीट है वो अच्छे से अब पहले पढ़ें और इनके लाइन के बीच क्या क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं, एक एक शब्द इसका मेन रहता है। अब इसके बाद हम इस चैप्टर का एमसीक्यू कराएंगे। एमसीक्यू करने के बाद क्या होता है कि ठीक रहता है, हमें पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर बंद कर रहे हैं।